ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जागो इंडिया। तो आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान है और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी 70 में से 69 सीटों के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस के बहुत से बागी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, ये भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में। आइए आपको बताते हैं इस बार किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। चलते हैं ज्योत्सना के पास। ज्योत्सना, तो उत्तराखंड के इस चुनाव में किस किस सियासी दिग्गज की साख दांव पर है, एक एक करके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले नाम हरीश रावत का। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा है। अगला नाम हरक सिंह रावत कोटद्वार से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, हाल फिलहाल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अगला नाम सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से बीजेपी की तरफ से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अजय भट्ट अगला नाम है, रानीखेत से चुनावी मैदान में है, दोबारा बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और अब बात करेंगे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की। खानपुर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, दबंग छवि के नेता माने जाते हैं। ऋतु खंडूरी यमकेश्वर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। प्रीतम सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। चक्राता से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लगातार 3 बार से विधायक हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, हरीश रावत के बहुत ही करीबी बताए जा रहे हैं। और अब यतीश्वरानंद के बारे में भी जान लेते हैं। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, इनकी किस्मत का भी फैसला होगा। हरीश रावत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों इसी सीट से हरिद्वार ग्रामीण से चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से हरीश रावत और बीजेपी से यतीश्वरानंद। शुक्रिया ज्योत्सना। आपको सीधे लिए चलते हैं, वरुण सिन्हा हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। अभी दर्शकों को हमने दिखाया कि किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। वरुण, एक आपसे जानना चाहेंगे बात कि क्या बागी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, बागी और बगावत पड़ गए, लगा ही नहीं कि यहाँ कोई शासन है, जंगल राज जैसा लगा लोगों को, तो इसलिए शुरू से ही लोगों ने ये मन बना दिया था इस समय इस सरकार को उखाड़ना है। बीजेपी के लगातार स्टार प्रचारक प्रचार करते हैं, लेकिन हरीश रावत अकेले ही लगे रहे। उनके पास कोई था ही नहीं बेचारों के पास, वो लगातार कहते रहे कि मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही हूँ। ये बात तो सही है, वो किसको घुमाते, वो तो घुमाए। सर आ जाइए। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। वरुण, बागी कोई मुद्दा है चुनाव में या लोग भूल चुके हैं? देखिए, बड़ा मुद्दा है बागी, और शायद बीजेपी बागियों के बल पर ही इस बार चुनाव लड़ी है। 13 ऐसे बागी हैं कांग्रेस के जो टूटकर बीजेपी में आए थे, उनको टिकट दिया गया है और उनके बेस पर बीजेपी ने पूरा चुनाव एस्टैब्लिश किया। बीजेपी को लगता है कि जो बागी टूट के आए हैं वो पुराने दिग्गज नेता है कांग्रेस के और वो जीत हासिल करेंगे और सरकार बनाने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ एक पेच और भी है, जिन बागियों को टिकट दिया गया है वहां पर बीजेपी ने अपने कई विधायकों को टिकट काटे हैं। जैसे अगर चौबट्टा खाल की बात करें तो वहां पर सतपाल महाराज को टिकट दिया गया, लेकिन उससे पहले स्टैंडिंग विधायक को वहां पर हटाया गया। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर विधायकों को टिकट काटकर बागियों को टिकट दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा विरोध बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। तो ये बागी बीजेपी के लिए तो मुसीबत है ही, साथ साथ कांग्रेस के लिए भी मुसीबत इसलिए है क्योंकि ये कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ रहे हैं, इन्हें पता है कांग्रेस की क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या दिक्कतें रही हैं, और इसलिए कांग्रेस पर अटैकिंग के लिए भी बीजेपी ने इन लोगों को यूज किया है। तो बागी उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, वोटिंग स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर, और मेरे साथ एक शख्स हैं जो यहाँ पर वोट डालने आए थे लेकिन कविता सुना रहे हैं क्योंकि वो मतदान के ऊपर एक पूरी कविता तैयार करके आए हैं। इनका नाम है विनोद शर्मा और ये प्रोफेसर है पेशे से। विनोद जी, क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? किसी भी मतदान के 2 पक्ष होते हैं, एक वोटर है और दूसरा नेता है। तो वोटर को अपना जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और नेता को अपनी जिम्मेदारी, लेकिन वोटर भी अपनी जिम्मेदारी से कैसे भागता है उसमें मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं जनता हूँ, मैं वोटर हूँ, मुझको आज हिसाब चाहिए, किसने कितना लूटा मुझको सबसे एक जवाब चाहिए। साफ करूं मैं अपना आंगन, फेंकूं कूड़ा दूजे घर, देश स्वच्छ होने को फिर भी हर गली मुझको साफ चाहिए। मैं जनता हूं, मैं वोटर हूं, मुझको आज हिसाब चाहिए। हर काम में चाहूं दलाली, तनख्वाह कितनी भी पाऊं, फिर भी ख्वाहिश यही है मेरी, घोष मुक्त समाज चाहिए। मैं जनता हूं, मैं वोटर हूं, मुझको आज हिसाब चाहिए। आमदनी पर टैक्स ना दूं मैं, इसकी चोरी में माहिर हूं।
चहूं और हुंकारे भरता फिर भी मुझे विकास चाहिए। मैं जनता हूं, मैं वोटर हूं, मुझको आज हिसाब चाहिए। सरकारी सब चीजें मेरी, सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी, हाथ साफ करने का उन पर, मुझको मौका हाथ चाहिए। मैं जनता हूं, मैं वोटर हूं, मुझको आज हिसाब चाहिए। बिल्कुल, मैं जनता हूं, मैं वोटर हूं, मुझको आज इंसाफ चाहिए। और जनता का दिन है आज, लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है और उसको मनाने के लिए अब भीड़ भी यहाँ पर आनी शुरू हो चुके हैं। तमाम लोग आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे वोटर्स हैं। करीब 9 बजे यहाँ पर बाबा रामदेव वोट डालने आएंगे, तो एक बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर हरिद्वार क्षेत्र की बूथ नंबर 26 पर यहाँ पर देखने को मिलेगी है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि हरिद्वार का जो क्षेत्र है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये अपने आप में वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज्यादा सक्रिय माना जाता है। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा हर बार वोटिंग के लिए लेते हुए नजर भी आते हैं। जी वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लगातार आते रहेंगे। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी रामपुर से हैं, उनके पास चलते हैं। संजीव, तस्वीरें दिखाइए, कितने वोटर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, वोटिंग कैसे कर रहे हैं, और दूसरा जब वो मतदान करके आ रहे हैं क्या इश्यूज बता रहे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट डाल रहे हैं, क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश कैसा बने? सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये एक मॉडल बूथ है और मॉडल बूथ कैसा होता है तो खासतौर पर वैसे बूथ जो कि आजकल मतदाताओं को अपनी तरफ और ज्यादा आकृष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ रहती हैं। सामने जो मॉडल बूथ है, बलून से सजाया हुआ फूलमाला, सामने व्हील चेयर की व्यवस्था, और एक ऐसा बूथ जो कि अपने आप में आदर्श बूथ कहलाता है। इस तरह के 125 बूथ इस रामपुर के इलाके में बनाई गई हैं प्रशासन के द्वारा। व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो वोटर्स हैं वो इक्के दुक्के ही अभी पहुंच रहे हैं। 1 घंटा मतदान का हो चुका है, लेकिन बहुत भीड़ खास तौर पर देखी गई हो ऐसा नहीं है। कुछ लोग आ रहे हैं मतदान करके, आप मतदान करके आ रहे हैं। दिमाग में क्या रहा जब आप वोट डालने अंदर गए? कुछ खास नहीं रहा, बस ये कि मतदान हो गया, बढ़िया हो गया, अच्छे तरीके से हो गया। अब ये है कि अपने सही दिमाग में मुद्दे तो होते हैं, कुछ बात होती है जिनको ध्यान में रख करके वोट किया जाता है। मैं नहीं पूछूंगा कि किसको वोट दिया, लेकिन क्या सोच के वोट दिया ये बताइए। अपना मत है, वोट देना है, ये सोच नहीं बता रहे हैं, आप बताइए। मतलब रामपुर का विकास हो, जो रोजगार बंद पड़े हैं वो खुले, इस चक्कर में वोट दिए। रोजगार का एक सवाल है, ये अपने आप में हमेशा यहाँ लोगों से बात करें तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों में एक विश्वास है कि अगर हम वोट देते हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है रोजगार की बात हो। आप ये बताइए, बहुत दिनों से वोट डालते आ रहे हैं, इस बार जब आप वोट डाल रहे हैं दिमाग में क्या है आपके? ऐसा है कि मैंने पहले इनसे कहा क्या कि जो व्यवस्था अब देखी है इतने सालों में कभी देखी नहीं है, बहुत सुंदर व्यवस्था आप लोगों की। ये तो हुआ प्रशासन का मामला। अब यहाँ जो उम्मीदवार हैं, जो लोग हैं, मतदान करने वाले हैं, आप ये बताएं कि जब आप वोट करते हैं तो दिमाग में क्या होता है, प्राथमिकताएं क्या होती है, किस आधार पे वोट करना है? ऐसा है कि मैं तो जो कैंडिडेट है उस पर ध्यान होता है कि किसको जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, क्या वो जिम्मेदारी संभालने का हिसाब से वोट करते हैं। जय। तो देखिए, ये है कि कहने के लिए विकास है, कहने के लिए वो सवाल है जो दिमाग में हमारे चल रहे हैं, लेकिन कब वो एक्चुअल रूप में वही सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। बात ये होती है, लोग बाग आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लोग ज्यादा आएंगे। यहाँ पर थोड़ी देर बाद कुछ हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स आने वाले हैं, जिसमें नवाब जो पूर्व नवाब हैं रामपुर के, उनका भी आना तय है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए संजीव। राजीव रंजन भी हमारे साथ लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। राजीव, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह आप घूमे हैं, माहौल क्या है जो आपका कार्यक्रम है, आपने हर जगह का माहौल बताया है, लेकिन लखनऊ में इस वक्त आप हैं, यहाँ पर किस तरीके का माहौल है? रैलियां काफी ज्यादा हर एक पार्टी ने की है, ऐसे में किसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है लखनऊ में? देखिए, लखनऊ में अभी तो मतदान, इसके बाद वाला चरण जो है उसमें मतदान होना है। आज जिन जगहों पर मतदान हो रहा है वो दो तीन लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि आज जब मतदान हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश की 1/3 सीटों से ज्यादा का मतदान हो चुका होगा और बहुत हद तक आज के मतदान के बाद ये तय हो जाएगा कि बाकी के 5 चरण जो है उनमें मुकाबला किन पार्टियों में होना है। जहां तक सीटों की बात है, समाजवादी पार्टी के पास आधे से ज्यादा सीटें इन विधानसभा क्षेत्रों में है और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ भी है। बहुत पहले से इस पूरे बेल्ट में समाजवादी पार्टी के कुछ प्रभावी नेता, खास करके मुस्लिम नेता, और इस इलाके से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 22 मुस्लिम विधायक आते भी हैं। तो अगर आप देखें तो इस बार, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है
कि जो मुस्लिम मतदाता है उसको कंफ्यूज किया जाए, उसको डाइवर्ट किया जाए सपा बसपा में। और तीसरी बात यह है कि इन सारे सीटों पर मुसलमानों के प्रभाव के बावजूद मोदी लहर में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी लोकसभा सीटों को जीत लिया था। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमरान मसूद जिसको कांग्रेस ने, जिस नेता को कांग्रेस ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी, सहारनपुर से आते हैं, रामपुर से जहां पर संजीव जी हैं, वहां से सबको मालूम है आजम खान उनके बेटे, और इसके बाद इकबाल महमूद जो कैबिनेट मंत्री हैं, महबूब अली जो कैबिनेट मंत्री हैं और विवादों में भी रहे, ये शफीकुर रहमान बर्क अपने पोते को लड़ा रहे हैं। तो तमाम मुस्लिम बड़े चेहरे, बड़े नेता इस इलाके से आते हैं। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आज का मतदान ये तय करेगा कि आने वाले 5 चरणों में किसके बीच मुकाबला होगा और कौन सत्ता के करीब जाते दिख रहा है। और ये ही मतदान, आज का ही चरण ये भी तय करेगा कि अखिलेश यादव सीएम की कुर्सी पर दोबारा लौटेंगे या कुर्सी उनसे चली जाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं राजीव, सबसे ज्यादा सबसे आज होने वाले मतदान से तय होने वाली है। किसी इलाके में किए। राजीव आपके पास आएंगे हमारे साथ प्रशांत बिजनौर से लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, पिछले दिनों एक खबर भी आई 2 गुटों में झगड़े की, क्या ये भी चुनाव में मुद्दा है? जी बिल्कुल, जो हम यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से हैं और मैं यहाँ पे खुद देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं उस घटना के बाद से यहाँ पे ध्रुवीकरण जरूर हुआ वोटों का, लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है ये खुलकर नहीं बोलते हैं। लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर हम लोग हैं इस समय, यहाँ पर सुबह महिलाएं और बुजुर्ग खास तौर से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुहेल, मैं आपको बता दूं, और हम उनसे ही पूछते हैं कि प्रशांत, मेरा एक सवाल अगर लोगों से आप ले सकें हुआ था। प्रशांत जी, मेरा सवाल ये कि लोगों को क्या लैपटॉप रिझाता है? क्या स्मार्टफोन देखकर वो वोट देते हैं? क्या लैपटॉप प्लस 1 GB डेटा उन्हें वोट के लिए प्रेरित करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल पूछता हूं, हमारे पास युवा है, क्या आप लोग, आपने वोट डाल दिया, क्या आपको लैपटॉप, स्मार्टफोन ये रिझाते हैं 1 GB डाटा फ्री? इस तरीके की घोषणाएं क्या आपको रिझाती हैं वोट देने में? हाँ, रिझाती तो नहीं है, पर अभी जिस पे वोट देना तो उस पे ही है। पर जो है फायदा, मतलब ये जो उन्होंने लैपटॉप बांटे, आधे ज्यादा वेस्ट हुए, लोगों ने बेच दिए, चलाने नहीं आते, उन लोगों में ज्यादा बटे हैं। जो ज्यादा एजुकेटेड है उन्हें नहीं मिले लैपटॉप, नहीं मिले लैपटॉप। महिलाएं भी हमारे साथ में, कई सारी पार्टियों ने कहा कि प्रेशर कुकर देंगे, किसी ने कहा कि हम 1 किलो घी फ्री देंगे, दूध पाउडर फ्री देंगे। क्या आपको लगता है इससे क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं। विकास पे देंगे वोट, विकास परिवर्तन, विकास चलिए। हाँ, मुझे लगता है बीजेपी के, क्या आपको लगता है कि एक प्रेशर कुकर और 1 किलो घी और मिल्क पाउडर, क्या ये महिलाओं को रिझाएगा वोट देने के लिए? इस तरह की कई सारे वादे किए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में, क्या आपको लगता है ये प्रभाव डालते हैं? कुछ नहीं, बेकार है, सब बेकार है, सिर्फ मोदी सरकार। अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा समर्थक बीजेपी के हैं। आपने वोट डाला, बुजुर्ग हैं, आपके मन में क्या मुद्दे हैं? नहीं, मुद्दा तो विकास का मुद्दा है सारा। ये जो फालतू के धंधे दिए जा रहे हैं, इसमें लैपटॉप दिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, वो बेकार हैं। उनसे क्या, बच्चों को जो है विकास चाहिए और उन्हें रोजगार मिले, उनको रोजगार मिले, विकास हो और सुरक्षा, ये एक अहम मुद्दा है लोगों के बीच में। हालांकि मन में क्या होता है ये तो वोटर नहीं बताता। मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके बिजनौर में कुछ दिनों पहले एक पेदा कांड हुआ था, जिसको लेके वोटरों का ध्रुवीकरण की बात भी आई सामने। क्या आपको लगता है कि यहाँ के वोटर उस बात को ध्यान में रख के वोट करेंगे? हाँ, उसमें फर्क अंतर आएगा जो है। जी, अंतर आएगा। किस तरह तरह आपके पास आएंगे? राजीव से एक छोटा सा सवाल सिर्फ लेना चाह रहा हूँ। राजीव, आपने पूरे यूपी का माहौल देखा है। जो सवाल मेरा प्रशांत से था, वोटर के जहन में दरअसल इश्यूज क्या हैं, इश्यूज हैं भी या नहीं? देखिए, आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि वोटर इश्यूज पे, विकास पे, इन सब चीजों पर उत्तर प्रदेश का वोटर वोट देता है। सीधी सी बात है, जो लड़ाई है उसको मुख्यमंत्री किसको बनाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है, या पीएम मोदी की बातों पर यकीन करके उनके साथ जाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना सीएम कैंडिडेट नहीं दिया। सारे के सारे वोटर क्लियर रहते हैं और कोई इस तरह से मुद्दों पर आकर के विकास पर, नाली, सड़क और बिजली और इन सारी चीजों पर वोट पड़ता हो, ऐसा नहीं है। वोटर कहता जरूर है, लेकिन वोट वो उसी तरह से देता है और उसका एक मन बनता है कि किसको मुझे वोट देना है, किस पार्टी को। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वोटर का आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। दिल्ली में आपने देखा कि
बहुत बड़ा वर्ग है वोटर का जिसके जहन में विकास की बात जरूर करता है, लेकिन वोट देने जाने से पहले उसे पता होता है कि आखिर वो विकास किस पार्टी से होने वाला है और उसको वोट देता है। एक बड़ा वर्ग वोटर का ये भी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। जी हाँ, एक छोटे से ब्रेक